नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक और मैं हूँ हेमा जोशी आपके साथ। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, कविश सेठ नाम है इनका। आप यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर हैं और बहुत प्यारा एक गाना आप लेकर के आए और जुबान पे एक बारी सुनते ही वो गाना चढ़ जाता है कहीं ना कहीं। और गाने के बोल हैं, जाने कब से अंग्रेजी धुन सवार है, अंग्रेजी बोलेंगे तो बोलेंगे गवार है। नहीं, हिंदी बोले तो बोले के गवार, न जाने कब से अंग्रेजी भूत ना सवार है, जाने कब हिंदी से बोले। अंग्रेजी धुन सवार है, हिंदी बोलेंगे तो बोलेंगे गवार है। मैं चाहती हूँ कि इंटरव्यू हम शुरू करें, बातचीत का ये सिलसिला हम शुरू करें। उससे पहले आप ये गाना अपने मुंह से सुना दीजिए। अच्छा, सुना देते हैं। हाँ, ऐसा है कि न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। हिंदी बोले तो बोले के गवार है। हिंदी बोले तो बोले के गवार है। जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है। काम आए तो भैया बस लोहार है, काम आए तो भैया बस लोहार है। क्या था? क्या बात है। मैं पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि ये वाला गाना आपने गाया, उससे पहले ये इसके अलावा और कितने गाने आप लिख चुके हैं? नहीं, मैं लिख तो लगभग 90 गाने चुका हूँ, लेकिन मैं वो अब गाने रिलीज कर रहा हूँ। रिकॉर्ड रिलीज नहीं किए मैंने अभी तक गाने। मैं दरअसल बहुत 2016 से हम्म। भारत भर गांव शहर लगभग 70-72 शहर गांव गया हूँ, जहाँ पे परफॉर्म किया है खूब। तो ग्राउंड वर्क किया है, लेकिन अब जाके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पहला गाना ये रिकॉर्ड करके रिलीज किया, बाकी भी आने वाले हैं। मैं हम्म। उम्मीद कर रही हूँ कि बाकी सारे गाने भी इतने ही प्यारे आपने गाए होंगे। मतलब मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने ये सुना। आप मुझे बताइए कि अ, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, गाने लिखने का और गाने गाने का? हाँ, तो ये गाना गाने का और गाना लिखने का ये अलग अलग वक्त पे हुआ। पर जो मुझे अच्छे तरीके से याद है वो ये है कि जब मैं आईआईटी ज्वाइन कर रहा था, तो मैंने आईआईटी जेई की तैयारी करी जब। तो 2 साल आप खुद पे शोषण करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी होती है कि पढ़ाते हैं आपको बैठा के, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो फिर जब जेई खत्म हुआ और ज्वाइनिंग में 3 महीने का गैप था, तो मैं दोस्त से गिटार सीखने जा रहा था, तो मैं उसके साथ हो लिया। और जब मैं उसके साथ गिटार सीखने गया तो मुझे एक बड़ी सुंदर चीज का स्पर्श हुआ। वो था मैं खुद। क्योंकि अभी तक क्लासेस में कहीं भी आपको ये नहीं, आप क्या महसूस कर रहे हैं ये नहीं पूछता है कोई। दुनिया कैसे चलती है ये सिखाया जाता है। दोस्ती भी इतनी परिपक्व नहीं होती कि आप क्या महसूस कर रहे हैं उसको जगह दे सके, घर में भी नहीं होता है। हम्म। लेकिन म्यूजिक से, अभिव्यक्ति से मैं खुद से जुड़ पाया। तो वहां से मुझे लगा कि यार ये मुझे म्यूजिक मेरे लिए अभिव्यक्ति का माध्यम है, कि मुझे अभिव्यक्त करना है। तो वहां से म्यूजिक शुरू हुआ, मतलब गाना शुरू हुआ, गिटार बजाना शुरू हुआ। और क्योंकि मेरा नाम कविश रखा है मेरी माँ ने, तो कविश का अर्थ है कवियों का ईश्वर। तो मुझे लगा था कि मैं कभी ना कभी जरूर लिखूंगा। हम्म। तो मतलब नाम आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, मतलब जिंदगी भर आपके साथ रहता है, और उसकी संगत में आपको वो प्रभावित भी कर देता है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं कविश नाम है तो मेरा उसका असर जरूर पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा तो जरूर। तो हालांकि मेरे स्कूल में निबंध में बड़े कम मार्क्स आते थे, 3 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10। लेकिन मुझे लगता था कि मैं लिखूंगा। तो जब लिखना शुरू किया तो एक अलग ही अ, एक खोज शुरू हुई। मतलब मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं, आप रचना रचते हैं, आप भी रचना को रचते हैं, रचनाएं भी आपको रचती हैं। तो वो एक खोज की प्रक्रिया होती है वो, कि जब आप खोज रहे होते हैं अंदर की मनोस्थिति कि आप कहाँ हैं, तो उस खोज में कुछ नई चीजें मिल जाती हैं। मुझे लगता है कि आप डिस्कवर करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रिएशंस आर डिस्कवरीज, ऐसा है। तो आप डिस्कवर करते हैं, तो वही सब चीजें वैसे शुरू हुआ। मैंने हालांकि गाने में ही देख लिया था, कविश नाम वहां पर मेंशन था, पर मुझे लगा कि शायद कुछ लोग ऐसे तखल्लुस रख लेते हैं, तो शायद आपका तखल्लुस हो। पर क्या कोइंसिडेंस है कि आप लिखते भी इतना कमाल का है और आपकी माँ को पहले से ही पता था कि बेटा कवि बनेगा, तो कविश नाम रख देते हैं।
तो मुझे लगता है कि हाँ कमाल की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी वो नाम की संगत का असर है। अक्सर हम इसीलिए नाम करते हैं ना, नाम रखते हुए किसी भी बच्चे का नाम हम ऐसा रखते हैं कि उसकी संगत में वो बदले। तो मुझे लगता है मैं बदला हूँ उस अनुसार, ऐसा है। ये बिल्कुल। सवाल मेरे दरअसल गाने के ही आसपास रहेंगे कविश। आपने ये जो गाना लिखा है, अगर हम्म उसको ध्यान से सुना जाए तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को बताते हुए मिलते हैं कि लोग अंग्रेजी की धुन में इतना खोए हुए हैं कि अगर उसके सामने या आसपास हिंदी बोलने वाला कोई मिल जाए तो उसको उसके ज्ञान से आका जाता है कि ये तो गंवार ही होगा, इसको तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो इस गाने को लिखने की मंशा क्या थी आपकी, पहले तो ये बताएं आप। तो इस गाने को लिखने की मंशा, अच्छा ठीक है, मतलब क्या है कि मैंने सोच के नहीं लिखा था, ये सारी चीजें भावनाओं में हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं था कि जब मैंने लिखा था तो ऐसा नहीं था कि वो भेद मेरे साथ पहली बार हो रहा था जिंदगी में, कई बार हम्म। हो चुका था। कि जैसे मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ था दिल्ली से, तो डैड सरकारी जॉब में थे। तो मेरे क्लास में सब बच्चे इंग्लिश में बोले थे, उनके पेरेंट्स बोलते थे बच्चों को कि स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी में नहीं बोलना। और मतलब यार अजीब लोग हैं यार, हिंदी में आपस में हिंदी में बात करते हैं, अथॉरिटी से यानी टीचर से इंग्लिश में बात कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश हैज ऑलवेज बीन द लैंग्वेज ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी या स्पीकिंग टू अथॉरिटी। तो मेरे तो आपस में क्यों बात करना अंग्रेजी। फिर वो काटा छुरी से खाना, है ना, वो भी मुझसे नहीं होता। मैंने बोला कि मेरा जीना हराम हो गया साला यहाँ पे आके, मैं खा ही नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो ये जब ये इसका इंसिडेंट क्या था मैं वो शेयर करता हूँ कि कब मैंने ये लिखना सोचा कि क्यों लिखना चाहिए, मतलब क्यों आए अंदर से बोल। हम्म। मैं एक्चुअली क्रॉसवर्ड गया था, मेरे एलुमनाई का बुक लॉन्च था स्टार्टअप्स पे। तो वो आईआईटी गए थे एलुमनाई, तो मैं गया साउथ बॉम्बे का कैप्स कॉर्नर का क्रॉसवर्ड। अब साउथ बॉम्बे एक अलग ही जगह है, वहाँ पे सब विलायती लोग रहते हैं ऐसा लगता है। तो वहाँ जब गया तो Q&A सेशन शुरू हुआ, तो मुझसे पहले किसी ने हिंदी में सवाल कर लिया। अब हिंदी में क्या सवाल कर लिया, तो लोग पीछे मुड़ के देखे भी ये कौन हिंदी में बात कर रहा है। तो माहौल बदल गया। अब ये लोग जो पीछे मुड़ के देखे, ये लोग भी मेरे सीनियर्स थे, कुछ कॉर्पोरेट्स थे, बैचमेट्स थे। तो लगा ये लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं यार, इनको तो देखा है मैंने कॉलेज में, ये क्या चल रहा है। हम्म। तो मुझे भी सवाल करना था, लेकिन मैं निकल गया वहां से। और मैं शर्म से और गुस्से से गुजर रहा था, और मैं उतरा, मतलब कि ट्रेन, लोकल ट्रेन से उतरा, मतलब कि भाई मैं सजा देना चाहता हूँ अपने आप को। तो मैं अपने घर, कि मैं क्यों उतरा, मतलब कि मैं क्यों निकला, मुझे पूछना चाहिए था सवाल। हम्म। तो फिर मैं पैदल चलते चलते मैंने ये गाना लिखा कि न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। अब जो आपने बात छेड़ी वो बड़ी जबरदस्त बात है, जिस पे मैं गौर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज के दर्शन मुझे होने लगे धीरे धीरे। क्या है कि ये गाना क्यों एक टैक्सी वाला गा रहा है, कॉर्पोरेट वाला गा रहा है, गांव वाला भी गा रहा है, शहर वाला भी गा रहा है, मुझे बच्चे कर रहे हैं, बूढ़े गा रहे हैं, ये सबके रिस्पॉन्सेज वीडियो सब मुझ तक आ रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल थोड़ा सा फिर और समझ में आने लगा ये चीज। और ना मैं अक्सर परफॉर्म करके चला जाता था, तो अब मैंने चर्चा भी रखी गाने को लेकर। तो हम्म। बहुत सी जबरदस्त चीजें सामने आई। वो ये कि ना इंडिया और भारत को जोड़ने वाला गीत बन रहा है ये। कैसे? कि जैसे आप स्कूल में जिस ज्ञान से परिचित होते हैं वो मॉडर्न ज्ञान होता है ना, उसकी भाषा अंग्रेजी होती है। हम्म। तो आप मतलब स्कूल और कॉलेज में जब ग्रेजुएट होते हैं तो आप उसी ज्ञान, उसी व्यवस्था, उसी को लेके बढ़ते हैं। अब ज्ञान जो है ये एक रचना होती है। जैसे हम दोनों एक ही किताब पढ़े हैं, पर आप अपनी समझ बनाएंगे, मैं अपनी समझ बनाऊंगा। हम्म। यही समझ तो हमारा ज्ञान है ना। तो ज्ञान तो हर कोई रचता है। तो ये कैसी बात हो गई कि आपका ज्ञान ज्ञान, मेरा ज्ञान ज्ञान नहीं, है ना। हम्म। तो हम्म। ये कैसी बात हो गई कि पश्चिमी ज्ञान ज्ञान और भारतीय ज्ञान ज्ञान नहीं। बिल्कुल। तो भारत में भी लोग जी रहे हैं, भारत में भी लोग समझ बना रहे हैं, भारत में भी लोग ज्ञान बना रहे हैं। तो ये हम्म। कैसी बात है कि भारत का ज्ञान ज्ञान नहीं। तो भारत के ज्ञान से हम परिचित कब होते हैं, होते ही नहीं है। कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है स्कूल कॉलेज में जो आपको भारत के दर्शन कराए, या भारत के भीतर लेके जाए, या भारत के ज्ञान से परिचय कराए। तो होता यही है कि जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, तो हम एक नई तबके का जन्म हो चुका है, जो कि देसी फिरंग में बोलता हूँ। मतलब वो एक तरीके से राज करता है भारत पे। इंडिया इज रूलिंग ओवर भारत। और भारत में 70%, 80%, 70-80% लोग रहते हैं। तो उनको लगता है कि भाई हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हमें हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अब देखिए प्रगति की दिशा पश्चिमी क्यों है ना, प्रगतिशील होना एक नकली क्यों।
तो प्रकृति तो भीतर से आती है। तो अगर प्रकृति भीतर से आती तो इंडिया और भारत को जुड़ना होगा, हमें भीतर के भी ज्ञान को देखना होगा। और सबसे पहले जुड़ने का माध्यम क्या होता है? जुबान होती है। और अगर जुबान पे ही भेदभाव हो तो हमें बहुत बड़ा भेद दिखता है, हमें हर जगह पे भेद दिखता है कि हम भाषा में ही जीते। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़े जन भावना को दर्शाता है। तभी आप देख सकते हैं कि हर तबका इससे रिलेट कर पा रहा है कहीं ना कहीं, उसको नहीं पता क्यों, लेकिन उसको पता है क्यों कर रहा है। तो मुझे ये चीज के दर्शन हुए, अब मुझे तभी समझ में आया कि इसका क्या है, मतलब महत्व क्या है। कि ये महज सिर्फ जबान की बात नहीं है, क्योंकि जबान में ही हम सब कुछ जीते हैं, जबान में ही संस्कृति होती है। एक नई जबान को सीखना, एक नई सभ्यता, एक नई दुनिया में प्रवेश करना होता है, नई संस्कृति को जानना होता है। और जब आप जबान को ठुकरा दें तो आप सब कुछ ठुकरा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसकी जिंदगी ठुकरा रहे हैं जिसको आप नकार रहे हैं, जो उसमें जीता है। मेरे कई दोस्त हैं जो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं गाँव में, उनको इन्वेस्टर्स को पिच करना होता है तो बोलते हैं यार भाई मैं कर ही नहीं पाता पिच, उनको तो सब अंग्रेजी में चाहिए। अब मैं अंग्रेजी के शब्दों से दोस्ती करूं या मैं अपनी बात रखूं कि मैं जिस बात को जीता आया हूं मैं अभी तक वैसे जी। मेरे भाव तो सारे हिंदी में है, मैं कैसे अपना भाव जज्बा दिखाऊं अंग्रेजी में? क्योंकि यहाँ तो मैं दोस्ती करने लग जाता हूँ शब्दों से कि मैं पता नहीं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ऐसा लड़खड़ाने लगते हैं। तो ये ये बहुत जगह 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 पे ये भेद जाता है। बिल्कुल, ये ये यही चीज है कि जब हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम लोग इतना सोचने लगते हैं कि ये वाला शब्द सही रहेगा बोलना, या ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, या ये या हम्म, वो। सेम वही चीज इंग्लिश वालों के साथ क्यों नहीं हो रही है कि हिंदी बोलते हुए हम कुछ गलत शब्दों का तो यूज ना कर दें, या मेरी हिंदी कैसी है, क्यों नहीं मैं अपनी हिंदी सुधारूं। ये डिफरेंसेस जो है वो बहुत फेस करने पड़ रहे हैं हिंदी वालों को। अरे हिंदी फिर भी देखिए, भारत आज के आज के युग में अगर मैं कहूँ, भारत आज पहले नंबर पर है पॉपुलेशन के मामले में। हिंदी भारत की राजभाषा है। फिर भी क्या रीजन है कि हम इंग्लिश के पीछे इतना भाग रहे हैं और हिंदी को तवज्जो ही नहीं मिल रही है? तो यही है, भूत सवार है। हमें हमें भूत सवार है कि और आप देखिए जापान में ऐसा होता है कि शहरी बंदा गांव चला जाए तो गांव वाला लगता है, गांव वाला शहर चला जाए शहर वाला लगता है। हम्म। हमें ये हम ना थोड़ा सा कट गए हैं, हमें कट गए हैं, कटाया गया है या जैसा भी है। तो हमें ये चीज जाननी होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कॉलेज में हम्म। मैं जहाँ रिसर्च कर रहा था जिस लैब में, तो मेरे काका नागपुर में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि कविश मेरे खेत में उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, तो उससे रिसर्च कर सकते हो लैब में। और कर देखता हूँ। गाइड और माहौल ऐसा था आईआईटी में कि नहीं, हमें बाहर का ड्रग है उसका पाथवे का रिसर्च करना है। भाई क्यों करना है? मतलब मुझे जब उसका कोई रिश्ता ही नहीं मुझसे, मैं क्यों करूँ रिसर्च उस पर? मतलब मैं रिसर्च यहाँ पे भी कर रहा हूँ, हम लोकल सब्जेक्ट्स पे रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए होता है, हम बाहर के सब्जेक्ट पे इसलिए रिसर्च करते हैं ताकि हमारे उनके पेपर्स में पब्लिश हो, हमारा नाम बड़ा हो। सारी सत्ता वही है, हम वो सत्ता कमाना चाहते हैं कि कि बाहर से वैलिडेशन मिल जाए तो हम कुछ हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं ना, इस वजह से हम बाहर के ही तरीकों को, बाहर के ही प्रोसेसेस को अपने देश में लागू करते हैं। और जो देसी नुस्खे हैं, देसी तरीके हैं, उनको नकारते हैं। और बाहर के कंपनीज के लिए यहाँ के मार्केट्स खोल देते हैं। एक तरीके से ये होता है। तो हम अ, वही चीज है कि नकल कर रहे हैं, और मुझे लगता है नकल करते करते अकल आती है। तो हमने मुझे लगता है वो नकल करने वाला दौर चला गया है। अब हमें अकल आने लगी है, क्योंकि ये भावना अगर आपको महसूस हो रही है, मुझे हो रही है, और लोगों को हो रही है, इसका मतलब हम सबको हो रही है। तो हम्म। मतलब हम सबको अकल आ रही है। तो अब ये नकल करने का फेज जा रहा है, जो कि अच्छी चीज है। इसीलिए मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बहुत अच्छा वक्त भी है। ये इंडिया और भारत को जोड़ने ये जो प्रक्रिया हो रही है कि शहर शहर गांव की ओर चल रहे हैं, गांव गांव शहर की ओर चल रहे हैं। वो देश खुद से मिल रहा है, देश क्या करना चाहता है वो सीख रहा है, समझ रहा है। तो ये हम इस आत्मचिंतन के दौर में हैं। तो मुझे लगता है कि वो ये जो भूत है ना, ये उतर रहा है हमसे। और वही ये गाना भी दर्शाता है, वही गाना भी दर्शाता देखो फिर भी ना, जब हम हिंदी गानों की बात करते हैं या हिंदी फिल्मों की बात करते हैं, तो उसका भूत तो बिल्कुल
अंग्रेजी भाषा की तरह लोगों पर छाया हुआ है, क्योंकि हिंदी गाने लोग ज्यादा पसंद करते हैं और हिंदी फिल्मों को लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो फिर खतरा कहाँ है हिंदी भाषा को, कहाँ देखते हैं आप? खतरा कोई नहीं, खतरा कोई खतरा नहीं है। देखिए, अभिव्यक्ति की भाषा हमारी हिंदी हम्म। है ना। हम हम्म। अभिव्यक्त इसमें करते हैं, हम जीते हिंदी में। तो फिर जो जिस जबान को जिया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा शक्ति होती है। ये जबान से अगर राज किया जा रहा है तो तुम 1-2 साल के और मेहमान हो या कुछ वक्त के मेहमान हो, जाना तो है ही तुमको। हम्म। तो हो जाएगी। तो अब वो जा भी रही है, हम देख रहे हैं जाते हुए से। तो यही बात है कि जो जिस जबान में आप जीते हो उसमें सबसे ज्यादा शक्ति होती है। और जबान में शक्ति भी आती है आपके जीने से, मतलब शब्दों में वजन कब आता है, जब उसमें जज्बात हो। और जज्बात जिए जाते हैं। तो हम जीते सब हिंदी में हैं, तो हम कैसे अंग्रेजी में जी लें वाली बात। अंग्रेजी में कोई कमांड देना हो ऐसा, स्टॉप इट, ये ऐसे करके मतलब। हाँ, तो देखिए आजकल हो क्या गया है ना, कि सब चाहते हैं कि उनके बच्चे फराटेदार इंग्लिश में बोलें, बात करें। तो अगर उनके घर में कोई पेट भी है या कोई बच्चा अच्छा। है, तो वो कोशिश करते हैं कि उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट किया जाए, भले ही उन्हें उन्हें खुद को ना आती हो, पर वो इंग्लिश में कि बेटा कम, बेटा सिट। हम्म, तो ये सारी चीजें घर पर ये सब चलती हैं। तो शुरू हो चुकी है। युवाओं को में जो लोग हैं, जो पेरेंट्स बन रहे हैं, या फिर जो लोग कॉलेज जा रहे हैं, या युवा अवस्था में हम कह सकते हैं कि है, उनमें हिंदी को लेकर गौरव की भावना कैसे जगाई जा सकती है? तो 2-3 तरीके से मैं बता सकता हूँ कि मुझे कैसे आई। हम्म। आपके चैनल का नाम है साहित्य तक, हम्म। तो इसका जवाब भी साहित्य में ही है। कि मुझे लगता है कि अम, जब मैं स्कूल कॉलेज में, तो मैं मोस्टली इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ता था वगैरह। जब कॉलेज में मैंने धर्मवीर भारती जी को पढ़ा, प्रेमचंद, इन सब से शुरू करा, और पुस्तकें उठाई, तो मुझे लगा यार हमारे यहाँ भी तो कितने ज्ञानी लोग रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कितने ज्ञानी लोग रहे हैं, कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ या जो करूंगा या जो देखता आया हूँ उस सब का ज्यादा फेमिलियरिटी, ज्यादा मुझे यहाँ महसूस हो रही है, ना कि अंग्रेजी किताबों में। तो मुझे लगा यार इससे मैं अपरिचित क्यों रहा अभी तक, क्योंकि व्यवस्था ही वैसी थी, व्यवस्था ने नहीं मुझे बताया। तो व्यवस्था परिवर्तन भी होना है, जरूरी है। और लेकिन ये अच्छी बात है कि साहित्य का संग्रहालय बिल्कुल अच्छी तरीके से रखा हुआ है, और अब नया भी बन रहा है। तो उससे लोगों को पता लगता है कि वो कहाँ रह रहे हैं, उनकी संस्कृति का है, परिचय होता है एक तरीके से। वो कितनी युगों को कुछ पन्नों में बिठाए रखा है, जिससे आप जब भी आप पुस्तक खोलते हो, पन्ना खोलते हो, पढ़ते हो, तो आप परिचित होते हो और आपको अंदर से वो गौरव महसूस होता है। आपको लगता है अरे यार मैं क्यों शर्मिंदा हो रहा था, यहाँ तो गजब की चीजें हो रही है अपने आप। ये आपको नहीं मुझे लगता लगता है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ज्यादा जिम्मेदार है हिंदी को इस स्थिति में लाने के लिए? नहीं, मुझे लगता है सोशल मीडिया से और होगा, और बढ़िया होगा। अ, जरूर वो लहर वहां से ही आई, क्योंकि सोशल मीडिया और सब कुछ उनका है हम्म। ना, भारत में, भारत का नहीं। तो क्योंकि उनका है तो वहां से यूज किया, लेकिन उनमें उतनी आजादी भी है कि आप अपनी जबान में अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो लोग कर रहे हैं उस चीज को, यूज कर रहे हैं उसको, बहुत धक्के की चोट पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया तो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि कम से कम पावर लोगों के हाथ में आती है कि मैं जैसे करना चाहूँ मैं करके दिखाऊं। तो वो तो बहुत जरूरी चीज है। हिंदी बोलेंगे तो बोलोगे गवार है के अलावा और कुछ है पिटारे में, तो खोल दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, कोई क्योंकि कविता या 90 गाने गीत? तो आपने लिखे हैं, तो पिटारा तो भरा ही हुआ है आपका। तो क्या आप चाहते हैं, गीत या कविता? हाँ, हम्म, गीत सुना दीजिए पहले, फिर कविता पर आएंगे। अच्छा ठीक है। तो गीत सुनाते हैं। तो ये एक नज्म है, अम, जो मैंने लिखी थी। हाँ खैर, मैं बम्बई से रिलेटेड एक गजल सुनाता हूँ। गजल नहीं है एग्जैक्टली वो, मैं इसको गजल फहमी कहता हूँ, कि जो गजल है नहीं मगर गजल जैसी है। तो वैसा है कि हम्म, वो इस चीज पे है कि मुंबई के शहर में प्रोडक्टिविटी का बुखार रहता है ना, कि आज कुछ नहीं हुआ तो तनाव हो जाता है, तो उस पे जाने देने पे।
वो आज का दिन यूं ही मैंने जाने दिया है, रोज रोज कोसना मैंने जाने दिया है, आज का दिन यूं ही मैंने जाने लिया है, कामयाब हो हर दिन कैसी रट लगी है, हाँ कामयाब हो हर दिन कैसी रट लगी है, जमाने की जिद को मैंने अब यूं ही जाने दिया है, जाने दिया है, आज का दिन यूं ही मैंने जाने दिया है। इसके आगे भी है सुनाओ हाँ कि हाँ, बिल्कुल सुनाइए। जैसे सफर हो कोई रेत का खिड़की किनारे, आते जाते शहरों को मैंने जाने दिया है, जाने दिया है, जाने दिया है, आज का दिन यूं ही मैंने जाने दिया है, रोज रोज कोसना मैंने जाने दिया, हर सपना सच हो जरूरी नहीं है, हर सपना सच हो जरूरी नहीं है, कुछ सपनों को मैंने अब यूं ही जाने दिया है, जाने दिया है, जाने दिया है। एक देखिए, वो एक नज्म जैसी गीत, हम आपको एक कविता सुना देते हैं। तो कविता ऐसी है कि बतेरे रिश्तों से गुजरने के बाद मुझे आज जाकर मेरी सच्ची मोहब्बत मिली है, वो मेरे साथ कब से थी ये बात भी मुझे आज जाकर पता चली है, मैं जान गया हूँ कि मेरी नींद ही मेरी सच्ची महबूबा है, मैं जान गया हूँ कि मेरी नींद ही मेरी सच्ची महबूबा है, वो रात को आती है ख्वाब दिखाती है, उससे नहीं मिलो तो पूरा दिन खराब कर जाती है, मशहूर मोहब्बतों की तरह हमारी मोहब्बत भी बदनाम है, लोग कहते हैं जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा, उन्हें कौन बताए, इनसे नखरे करें तो जाने मन जान भी ले जाती है, मेरी नींद दबे पांव आती है, चोरी छुपे आती है, मैं कहीं बोर हो रहा हूँ अगर तो मुझसे मिलकर चली जाती है, कभी कभार तो शर्मो हया छोड़ दिन दहाड़े आ जाती है, सबके सामने पकड़े जाने पर मेरी नाक खूब कटवाती है, मेरी नींद मुझे पूरी तरह से चाहती है, मेरी नींद मुझे पूरी तरह से चाहती है, मुझे किसी और से इश्क हो जाए तो नींद भी नहीं आती, हमारा रिश्ता मेरे जितना पुराना है, सही मायने में तो भाई नींद ही मेरी जीवन साथी है, मुझे लगता है कि हमारी मोहब्बत का सिलसिला जिंदगी भर चलता रहेगा, हम हर रोज हर रात मिला करेंगे, कभी कभार चोरी छुपे दोपहर में भी मिल लिया करेंगे, और एक दिन जब से कोई दिन ना होगा, जब जीने के लिए और कुछ ना होगा, मैं नींद का पूरी तरह से हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे लगता है मेरी नींद ही मेरी सच्ची महबूबा है, इसी को बताया। तो ये कविता सुनने के बाद क्या मैं ये मान लूं कि नींद आपको बहुत प्यारी है? हाँ करना तो चाहते हैं प्रेम, लेकिन इधर उधर भी हो जाता है हमसे। क्या बात है। देखिए, गीतों का तो आपने बता दिया कि गिटार से शुरू हुआ था दोस्त के साथ। कविता का कब से स्टार्ट हुआ आपके साथ? अ, कविताएं लिखना कब से शुरू किया आपने? लिखना
ये मुझे मतलब तीसरे साल में हुआ था लगभग, मतलब आईआईटी के लगभग 2011-12 में शुरू करा था। तो कविता भी ऐसे हुई कि मुझे अभी तक बहुत अच्छे से याद है कि मुझे कैसे लिखना शुरू हुआ। कि मुझे याद है कि मैं जब निबंध लिखता था क्लास में, तो टीचर मुझे बोलती थी कि मुझे बहुत कम मार्क्स आते थे। टीचर ने बोला कि कभी तुम्हारे ख्याल अच्छे हैं लेकिन बहुत अब्रप्ट है। तो मैं सोचने लगा कि होता भी ऐसे ही है कि मैं जब सोच लिखने बैठता हूँ तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, हम्म। तो फिर लिख ही नहीं पाता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं लिखूंगा नहीं, आज मैं सिर्फ खोजूंगा। हाँ, तो मैं गोते लगाते रहूंगा। तो मुझे जो भी ख्याल आ रहा है मैं सिर्फ लिखते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा। मुझे बस चेज करने हैं अपने ख्याल। तो मैं अपने ख्याल ऐसे लिखते गया, मैं लिखते ही गया, मतलब 5-6 पेजेस ऐसे ही लिखते गया। मतलब कि मुझे कोई सेंस नहीं बनाना, एक शब्द का दूसरे शब्द से कोई रिश्ता होना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सेंटेंस भी नहीं बनाना, मुझे सिर्फ ख्यालों को पकड़ना है, जो महसूस हो रहे हैं मुझे ऐसे ऐसे। तो लिखता गया, फिर मैंने उनको पढ़ा। बोले यार ये तो मेरी बहुत निजी कविता है, क्योंकि मुझे हर ख्याल एक ख्याल से जुड़ता हुआ दिख रहा है, और मुझे दिख भी रहा है कि मेरा भाव कैसे इधर उधर में। तो मुझे समझ में आया कि कविता मतलब एक क्रिएशन होता है, मतलब क्या सॉरी, खोज होती है, मतलब एक डिस्कवरी होती है। आप अ, अपने भाव में बहते रहते हैं और शब्दों के द्वारा बहते रहते हैं, और फिर कहीं से कहीं तक पहुंचते हैं। ये शायद कहीं नहीं भी पहुंचे, लेकिन वो सफर, वो प्रवाह जो होता है ना, वो कविता रख लेती है, भाव प्रवाह अंदर। और फिर क्योंकि आप गुजरे होते हैं, वो उसमें बॉडी हो चुकी होती है, उसमें आ चुकी होती है, तो कोई और भी पढ़ता है तो उसमें भी एक वो प्रवाह से वो भी बहता है। तो वो शक्ति कविता में आ जाती है ऐसे। तो ऐसा ऐसा हाँ, हुआ ऐसे। तो अभी आगे आपका क्या प्लान है? हिंदी जैसे ये जो गाना आपने बनाया है, ऐसे ही गाने हम्म। आने वाले हैं आगे, या और कोई नया बहुत प्लान अलग है? अलग प्रकार के आएंगे, बहुत अलग। मैंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाया है, नूरी। तो उससे हम्म। भी कुछ गाने आएंगे, जैसे मैंने जो भी आपको सुनाया वो नूरी पे बजाने वाला हूँ मैं। तो नूरी एक नया वाद्य है, तो जो गिटार सरोद रबाब की बिरादरी का है, जिसमें आप कॉर्ड भी बजा सकते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक भी बजा सकते हैं। तो उस पे भी आप देखेंगे, नूरी पे नए म्यूजिक सुनेंगे आप। और बहुत अलग प्रकार का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। ये मुझे आपसे एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि आप लिखते हैं, आप गाते हैं, हम्म, हम्म। आपने खुद से तो ये सारी चीजें कर ली अरेंज, लेकिन उसके साथ साथ जो वीडियो में मैंने देखा, जो जिस तरीके की एडिटिंग उस वीडियो में यूज की गई थी, या जिस तरीके से लोग इतने सारे आपने इकट्ठा किए हुए थे, ये कब से शुरू हुआ, और ये इन लोगों का कैसा रहा आपके साथ सफर? ये कैसे सब जुड़ते दोस्त गए हैं इतने लोग आपके साथ? तो जैसे मैंने कहा कि मैंने ग्राउंड वर्क बहुत किया, मतलब मैं गांव गांव गया, हम्म। और 2016 से मैं अलग अलग शहर जा रहा हूँ, वहां पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने जो कमाया है सबसे बड़ा वो साथ है, तो रिश्ते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे रिश्ते कमाए हैं, जिनके वजह से ये सब हो पाया। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत कम खर्चा हुआ है इसमें। मेरी जेब अनुसार तो ज्यादा हुआ है, पर जो कोई प्रोफेशनल देखता है तो होता है भाई ये सब तो 20-25 लाख का खर्चा लग रहा है मुझे, जबकि ये सिर्फ 2-2 लाख में हुआ है। तो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा था, पर ये सब चीजें उपलब्ध हो गई। वो भी सिर्फ सबको बुलाने में, ट्रैवल लॉजिस्टिकल कॉस्ट में ही गया पैसा। सबने पूरी जान लगाई इसमें, क्योंकि सब लोग विश्वास करते हैं इस चीज में। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज भी मुझे लगता है जिंदगी में साथ कमाना होती है। तो मुझे लगता है कि वो कमाई है मैंने। तो क्योंकि मैं गाँव गाँव जाता था, शहर शहर जाता हूँ, तो वहां पे जब उधर के आर्टिस्ट से भी मिलता हूँ, कोलैबोरेट करता हूँ, तो नए नए संबंध बनते हैं और दोस्तियां बनती हैं। तो ऐसे ऐसे करके बना है सब कुछ ये। मैंने हिंदी को मतलब और आगे बढ़ाने के लिए आप और क्या करने वाले हैं कविश? मुझे लगता है कि मैंने तो कर दिया है, हम्म। और अब आपके हाथ में है। और कि देखो, मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, मैं एक मोहल्ले वाला आर्टिस्ट हूँ, मतलब मेरा एक मोहल्ला है। तो मेरे मोहल्ले में तो जम के चल रहा है गाना, ऐसा है। लेकिन भारत तो मेरे मोहल्ले से बहुत बड़ा है ना। तो हम्म। तो अब ये अच्छी चीज है कि मैं ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ गानों को। तो उस इंटरनेट से डाल के पहुंच जाता है लोगों तक। लेकिन अभी ऐसा है कि लोगों को पसंद आ रहा है तो लोग दूसरे लोगों को सुना रहे हैं। अरे, हम्म। गलत गलत चीजें देखने मिल रही हैं। कल मुझे देखने में मिला कि सरकारी फंक्शन में कुछ नौजवान लोग नाच रहे थे उस पे।
तो वो भी बड़ा देख के मजा आया मुझे, बच्चे-बच्चे नाच रहे हैं वगैरह। तो वो पहुँच रहा है, उसकी अपनी सदगति है, मैं जानता हूँ कैसा। मैं इसको 70-72 शहर गाँव में गाते हुए आया हूँ, मैं जानता हूँ कि सब लोगों की दिल और दिमाग में चढ़ जाता है वो गाना। वो चल रहा है, ऐसा है। बिल्कुल। तो और उसके बोल की बात करें या उसके संगीत की बात करें, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल किए हैं और उन्हें उकेरा है। आपको आने वाली चीज़ों के लिए मैं शुभकामनाएँ दूँगी। बहुत अच्छा काम आप कर रहे शुक्रिया हैं मैम। हिंदी के लिए, और बेहद शुक्रिया इस बातचीत में मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतना प्यारा गाना देने के लिए। और आगे मैं इंतज़ार करूँगी आपके और गानों का, कविताओं का, शुक्रिया मैम। आपकी रचनाओं का। हुँ, बेहद शुक्रिया हुँ, कविश। शुक्रिया।